chemical reaction are the process in which new substances with new properties are formed. यानी कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नए सब्सटेंस का जन्म होता है नई प्रॉपर्टीज के साथ। एक बहुत ही अच्छा कॉमन एग्जांपल देना चाहूँ तो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि H2 जो कि हाइड्रोजन है, जब ऑक्सीजन यानी कि O2 से कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नई प्रॉपर्टी के साथ, जो कि है H2O, जो तुम्हारा वाटर है। कितना इजी था, समझ गए? अब तुम लोग सोच रहे होगे कि कोई भी रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, उसे हम लोग कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो तुम लोगों को जानना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो तुम्हारी स्क्रीन में अब कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है हम लोगों का इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि कोई भी रिएक्शन में जब इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस की फॉर्मेशन होती है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सेकेंड है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि फॉर्म होता है केमिकल रिएक्शन के बाद। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन में जब प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो तब तुम लोग कह सकते हो कि ये है केमिकल रिएक्शन। थर्ड तुम्हारा है चेंज इन कलर। कोई भी रिएक्शन में कलर का चेंज थोड़ा सा भी दिखेगा ना तो तुम लोग कह सकते हो कि ये है केमिकल रिएक्शन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाता है। फोर्थ है तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर एंड फिफ्थ है चेंज इन स्टेट। यानी कि जब भी टेम्परेचर में चेंज आता है कोई भी रिएक्शन में तो तुम लोग कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ। और फिफ्थ है तुम्हारा स्टेट में चेंज, यानी कि लिक्विड से गैस, सॉलिड से लिक्विड और तुम्हारे गैसेस से लिक्विड। अगर कभी भी ऐसा होता है तब तुम लोग कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो तुम लोग इन 5 कैरेक्टर्स को अच्छे से याद कर लेना, कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। अब हम लोग तुम्हारे एनसीईआरटी के सबसे पहले एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्टिविटी 1.1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एंड कह सकते हो ना कि तुम्हारे एनसीईआरटी में जितने भी एक्टिविटीज है ना इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली एक्टिविटीज से। तो यार हम लोगों को इस एक्टिविटी में ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले हम लोगों ने एक मैग्नीशियम रिबन को लिया जिसकी लेंथ 3 से 4 सेंटीमीटर की थी एंड मैग्नीशियम रिबन को यूज करने से पहले हम लोग उसे सैंड पेपर से रब करके साफ कर देते हैं। उसके बाद उसे हीट यानी कि आग में जब जलाते हैं, जब कंबशन करते हैं, तब होता क्या है वो पूछ रहा है कि आखिर हम लोग जब एक मैग्नीशियम रिबन को आग में जलाएंगे तो क्या होगा। तो सिंपल सा तुम लोगों को अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लिख देना है कि डैजलिंग फ्लेम के साथ तुम लोगों का जो मैग्नीशियम रिबन है वो जल जाएगा, यानी कि जोर से जलेगा और जगमगाएगा, ग्लो करेगा। तो ये तुम लोगों का है। एंड सेकेंडली एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि हम लोगों को मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से घिस के साफ क्यों करना पड़ता है। तो इसका एक बहुत ही इजी सा फंडा ये है कि तुम्हारा जो मैग्नीशियम है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है एंड वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन बना लेता है उसके ऊपर, यानी कि मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड का एक फॉर्मेशन बना लेता है जिसके कारण रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता। इसलिए सैंड पेपर से हम लोग उसे रब करके साफ कर देते हैं। समझ गए कितना इजी एक्टिविटी था? ऐसे ही सब चीज समझा दूंगा, लोड मत लेना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को। अब तुम्हारी स्क्रीन पे जो एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ा ना उसका रिएक्शन दिख रहा होगा। मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो एक व्हाइट पाउडर में बना जो स्क्रीन पे दिख रहा है। एक्टिविटी में तुम लोगों को दिख रहा है कि एक व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन हुआ जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया एंड जब हीट दिया गया यानी कि जब उन्हें जलाया गया तब फाइनल प्रोडक्ट तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जो कि व्हाइट पाउडर है। समझ गए? अब हम लोग एक्टिविटी 1.2 को पढ़ लेते हैं जो कि है तुम्हारा टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। यानी कि तुम लोगों को एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है एंड उसके बाद सेकेंड में हम लोगों को बोला जा रहा है कि उस लेड नाइट्रेशन के सॉल्यूशन में तुम लोगों को पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन पोर कर देना है, यानी कि मिक्स कर देना है। फिर पूछा जा रहा है कि तुम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो तुम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो मुझे बताओ। तो यार मैं भी तो कितना पागल हूँ, तुम लोगों को बिना पढ़ाए आंसर मांग रहा हूँ। तो देखो होता क्या है वो समझो। जैसे हम लोग जो सॉल्यूशन है उसमें पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तब होता क्या है कि तुम लोगों का येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है जो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है इमेज के थ्रू एंड एनिमेशन के थ्रू कि
कैसे हम लोग जैसे सॉल्यूशन को पोर करेंगे तो वो येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। समझ गए? तुम्हारी स्क्रीन पे अब रिएक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि लेड नाइट्रेट, जिसका तुम्हारा फॉर्मूला है PbNO3 होल्ड में 2, उसमें हम लोगों ने जब पोटेशियम आयोडाइड यानी कि AI को मिक्स किया, पोर किया, तो हम लोगों का जो फाइनल प्रोडक्ट निकला वो बना PbI2 प्लस 2KNO3। ये हम लोगों का बैलेंस रिएक्शन में है, ठीक है। तो PbI2 यानी कि तुम्हारा लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ, जो कि तुम्हारा येलो प्रेसिपिटेट है। समझ गया? एक्टिविटी 1.2 अच्छे से याद रखना। अब हम लोगों का एक्टिविटी 1.3 क्या है वो समझते हैं। सिंपली हम लोगों को बोला गया है कि जिंक ग्रैनुअल हम लोगों को एक कॉनिकल फ्लास्क में लेना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसके बाद जो HCl है उसमें पोर कर देना है। तो होगा क्या वो पूछा जा रहा है कि हम लोगों का जो कॉनिकल फ्लास्क होगा उसमें टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आएगा। तो तुम लोगों को सिंपली ये लिख देना है, क्वेश्चन पूछा जाए तो ये लिख देना है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंड तुम्हारा जो टेस्ट ट्यूब है वो बहुत ही ज्यादा हीट हो जाएगा। समझ गए एक्टिविटी 1.2 भी एंड 1.3 भी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम में से बहुत लोग मुझे कमेंट करके पूछते हो एंड कंफ्यूजन में रहते हो कि भैया एक अच्छी बुक रिकमेंड कर दो जिससे हम लोग अपने बोर्ड्स की एंड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ गुरुकुल बाय ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स को। ये जो क्वेश्चन बैंक है इसी से मैं तुम लोगों को आगे वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा एंड जो भी क्वेश्चन पूछूंगा ये यही बुक से होगा। इस बुक को CBSE की 100% लेटेस्ट सिलेबस एंड करिकुलम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। इसमें तुम्हें बोर्ड के फुल्ली सॉल्व पेपर भी मिलेंगे। एडिशनली तुम्हें इस बुक में टॉपिक वाइज क्रिस्प रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स एंड मेमोनिक्स मिलेंगे जिससे तुम्हारी पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इस बुक में तुम्हें प्रैक्टिस पेपर के साथ साथ 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे एंड बोर्ड्स की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आंसर भी मिलेंगे। बुक में तुम्हें 500 प्लस माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट मिलेगा एंड 50 प्लस कॉन्सेप्ट वीडियोस भी मिलेंगे एंड ऑल्सो इस बुक को NEP 2020 के अकॉर्डिंग बनाया गया है एंड इसमें ढेर सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी है जिससे तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। तो यार बुक की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिनको भी परचेज करना है वो कर लेना, बहुत अच्छी बुक है। तो अब चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार अब आगे हम लोग दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानते हैं जो कि तुम्हारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट निकल के आती है फाइनल प्रोडक्ट में, वो तुम्हारा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन दैट द सिस्टम अब्सॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पे हीट की अब्सॉर्प्शन होती है उसे हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ गए? तो आगे हम लोग दो नए टर्म्स के बारे में जानते हैं कि आखिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। इन टर्म्स का आगे यूज होगा। तो रिएक्टेंट क्या होता है वो समझते हैं। The substances which take part in a chemical reaction are called reactant, यानी कि ऐसे substances जो chemical equation में पार्ट लेते हैं, chemical reaction में पार्ट लेते हैं, उन्हें reactant बोलते हैं। और product क्या होता है? The new substances produced as a result of chemical reaction is called product, यानी कि ऐसे नए substances जो chemical reaction के बाद produce होते हैं उसे product कहते हैं। अब तुम्हारे आगे के NCERT में बैलेंसिंग सिखाया गया होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बैलेंसिंग हम लोग लास्ट में सीखे ना तो टॉपिक जो आगे का होगा ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग तुम लोगों को नहीं लगेगा। मैं वीडियो को बोरिंग नहीं बनाना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग बैलेंसिंग लास्ट में सीख लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी स्टूडेंट को बैलेंसिंग सीखना है ना अभी तुरंत वो लास्ट में भी जाके सीख लेना, ठीक है। मैं टैगलाइन डाल दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को, चैप्टर के, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली हमारे 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सबसे पहला तुम लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड तुम लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड तुम लोगों का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। समझ गए? ये 5 टाइप के हम लोगों को रिएक्शंस को पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है। शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले टॉपिक के साथ जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यार बहुत ही इजी वे में अगर डिफाइन करना चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस या दो से ज्यादा सब्सटेंस
करने बोल रहा है कि हमारा जो बीकर का टेम्परेचर है उसमें चेंजेस आएगा, और चेंजेस आएगा भी तो क्या चेंज आएगा, ठीक है, समझ लेते हैं। तो तुम लोगों का जो फाइनल रिएक्शन होगा उसमें क्या चेंज आएगा वो समझते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रियसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड बहुत ही विग्रियसली यानी कि बहुत ही भयानक टाइप से रिएक्ट करता है तुम्हारे वाटर के साथ एंड तुम्हारा प्रोड्यूस करता है स्लेक लाइम, एंड तुम्हारा जो बीकर का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। लिख देना एग्जाम में, फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब हम लोगों का अगर रिएक्शन के फॉर्म में समझे तो तुम लोग देख सकते हो रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मार्क कर देना। CaO दैट इज क्विक लाइम जब तुम्हारा रिएक्ट करता है H2O दैट इज वाटर से, तुम लोग एक चीज मार्क करना कि CaO तुम्हारा सॉलिड है और H2O तुम्हारा लिक्विड है, रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है, तो तुम्हारा जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो बनता है तुम्हारा CaOH होल में 2, जो कि है तुम्हारा स्लेक लाइम। स्लेक लाइम का जो नाम है उसे अच्छे से याद करना, बहुत जगह हम लोगों को पढ़ना है इसके बारे में। अब आगे तुम्हारे एनसीईआरटी में एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन दिया गया है जो स्टूडेंट स्किप कर देते हैं, मत करना तुम लोग, मैं पढ़ा दे रहा हूँ अच्छे से। तुम लोगों के डू यू नो में एक रिएक्शन दिख रहा है वो पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। तुम लोगों का जो स्लेक लाइम है, जो तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH, इम्पोर्टेंट है। तुम लोगों का जो स्लेक लाइम है, जो तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल में 2, उसे आगे हम लोग फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं, तब आगे क्या बनता है वो देखते हैं। आगे तुम्हारा बनता है CaCO3 जो कि है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड उसके साथ तुम्हारा बनता है H2O यानी कि वाटर। तुम्हारा जो CaCO3 बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम पूछा जाए एग्जाम में तो लिख देना मार्बल और लाइमस्टोन, इसका कॉमन नाम है। समझ गए रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। अब हम लोग चलते हैं हम लोगों के आगे एनसीईआरटी में, जहाँ पे कुछ और रिएक्शन भी दिए गए, बेसिक्स रिएक्शन है, तुरंत कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला है बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि तुम्हारा कार्बन सॉलिड जो है वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करके CO2 बनाता है, बेसिक है। सेकंड, वाटर का फॉर्मेशन बताया गया H2 यानी कि 2H2 जो कि बैलेंस वे में बताया गया, प्लस O2 जो कि गैस है, रिएक्ट करता है तो H2O बनता है, 2H2O बनता है बैलेंस्ड वे में, दैट इज वाटर का फॉर्मेशन होता है। समझ गए। आगे हम लोगों को बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस के बारे में बताया गया जो कि है तुम्हारा CH4 दैट इज मीथेन, याद कर लेना, प्लस 2O2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है यार, बनता है तुम्हारा CO2 प्लस H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और 2H2O तुम्हारा बनता है फाइनल प्रोडक्ट में। समझ गए। आगे तुम लोगों का रेस्पिरेशन का रिएक्शन बताया गया जो कि मैंने लाइव प्रिंसेस में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसकी वन शॉट वीडियो भी तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रही होगी, देख लेना, अच्छे से इंपॉर्टेंट वीडियो है, अच्छे से एनिमेटेड वे में एक्सप्लेन किया मैंने, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, ये रिएक्शन नहीं समझेंगे, मैंने बताया है, ठीक है। अब आगे हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा गया है कि जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल होता है, कंपोस्ट जो हम लोग डिकम्पोज करते हैं सॉइल में, वो कौन सा रिएक्शन होता है, वो होता है तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मार्क कर लेना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोगों के सेकंड टाइप के रिएक्शन को, सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तुम लोग सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हो, दोस रिएक्शन इन व्हिच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अपनी भाषा में बताओ तो तुम्हारा जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। इसमें होता क्या है कि तुम्हारे रिएक्टेंट साइड में एक सब्सटेंस होगा जो कि स्प्लिट करेगा तुम्हारे दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के लिए, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे रिएक्टेंट एक होगा और तुम्हारा जो प्रोडक्ट होगा वो दो या दो से ज्यादा होगा, यानी कि एक सब्सटेंस ब्रेक करेगा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तुम लोग समझ सकते होगे बहुत इजी लैंग्वेज में। अब आगे हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि है कैटलिस्ट, जो कि यूज होगा रिएक्शंस में आगे के, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो तुम्हारी रिएक्शन को स्पीड अप या स्लोस डाउन कर देगा, उसे हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट, यानी कि तुम्हारी रिएक्शन की गति को बढ़ा देगा या फिर धीरे कर देगा, उसे कैटलिस्ट बोलते हैं। अब आगे हम लोगों को पढ़ना ये है कि हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं। एनसीईआरटी में डीपली नहीं बताया गया लेकिन इंपॉर्टेंट है, हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप के होते हैं जो कि है तुम्हारे थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोगों के डिकम्पोजिशन रिएक्शन से, जो कि है तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है वो जानते हैं। तो इट इज अ केमिकल रिएक्शन दैट हैपन व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक डाउन व्हेन हीटेड, यानी कि ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि एज अ कैटलिस्ट तुम लोग हीट देखोगे ना, तो वो होगा हम लोगों का थर्मल डिकम्पोजिशन। एंड तुम्हारा जो हीट है वो हमेशा एरो के ऊपर बना रहता है, याद रखना। तुम्हारे जो एरो के ऊपर जो भी बना रहता है ना वो कैटलिस्ट होता है। तो तुम्हारा हीट जब भी रिएक्शन में दिया जाएगा तो वो है तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका आगे एक एक्टिविटी गिवन है, सबसे पहले एक्टिविटी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जो कि है एक्टिविटी 1.5। इसमें बताया ये गया है कि हम लोगों को 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेना है एंड उसे सिंपली टेस्ट ट्यूब में लेके टोंग्स की हेल्प से हीट करना है। आगे पूछा जा रहा है कि क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो चलो रिएक्शन पढ़ेंगे तो सब चीज क्लियर हो जाएगा। तो रिएक्शन में क्लियरली देख सकते हो 2FeSO4 जो है, जो कि तुम्हारा फेरस सल्फेट है, वो हीट करेंगे उसे, तो तुम्हारा जो फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा दैट इज Fe2O3, उसके साथ साथ SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब एक चीज अच्छे से नोट करना कि तुम्हारा FeSO4 जो कि फेरस सल्फेट है वो तुम्हारा ग्रीन कलर का था जब हीट कर रहे थे उससे पहले, एंड हीट करने के बाद तुम्हारा जो फेरस ऑक्साइड जो बना दैट इज Fe2O3 फेरस ऑक्साइड जो बना, उसका जो कलर था वो था ब्राउन कलर। तो जो कलर्स होते हैं ना अच्छे से याद करना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, मार्क माय वर्ड्स, तुम्हारे कलर्स भी पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। उसके साथ साथ तुम्हारा SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड तुम्हारा बनता है। समझ गए पहला हम लोगों का एक्टिविटी। अब चलो हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ, जो कि है तुम्हारा लाइमस्टोन का। ये तो लाइमस्टोन पीछा ही नहीं छोड़ रहा हम लोगों का, कोई बात नहीं, बहुत इजी है, याद कर लेना। तुम्हारा जो CaCO3 है जिसे लाइमस्टोन एंड मार्बल के नाम से मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसे जब हम लोग हीट करते हैं ना तो वो CaO यानी कि क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा रिलीज करता है। समझ गए, रिएक्शन इजी है, याद कर लेना, ठीक है। अब आगे हम लोगों का एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.6। वो क्या है समझ लेते हैं। ये जो एक्टिविटी है ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। तुम्हारा बोला क्या गया है कि 2 ग्राम तुम लोगों को लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है, उसे बॉईल करना है टेस्ट ट्यूब में, एंड आगे पूछा जा रहा है कि तुम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। तो देख लेते हैं रिएक्शन, उससे क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा जो PbNO3 होल में 2 है दैट इज लेड नाइट्रेट है, वो कलरलेस है, एंड जब हम लोग हीट देते हैं उसे तो तुम्हारा 2PbO दैट इज लेड मोनोऑक्साइड, उसके साथ 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड तुम्हारा O2 का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे तुम्हारा PbO लेड मोनोऑक्साइड जो होता है वो येलो कलर का होता है, मार्क कर लो। यानी कि तुम्हारा जो लेड नाइट्रेट है जो कलरलेस था वो आगे जाके उसके कलर चेंज हो गया एंड येलो कलर का हो गया। एंड आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हारा जो NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो ब्राउन फ्यूम्स के टाइप में निकलता है ऊपर, यानी कि काला धुआं के टाइप में बाहर निकलता है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा रिएक्शन में तुम्हारा ब्राउन फ्यूम्स का प्रोडक्शन होता है। तो ये रिएक्शन याद कर लेना, ब्राउन फ्यूम्स का नाम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, मार्क कर लेना। तुम्हारे स्क्रीन में लेड नाइट्रेट दिख रहा है कैसा होता है, एंड जब रिएक्शन हुआ हीट हुआ हमने हीट दिया तो वो उसका कलर चेंज होके कैसा हो गया, तुम लोग देख सकते हो लेड मोनोऑक्साइड जो कि गोल्डन कलर का तुम्हारे दिख रहा है। समझ के रिएक्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, हमारे नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यार इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, स्क्रीन पे दिख रहा है डेफिनेशन, याद कर लेना। सिंपल वे से समझो कि ऐसा रिएक्शन जहां पे एज अ कैटलिस्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ गए, तुम्हारे एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी इसका गिवन है, समझ लेते, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, अच्छे से याद कर लेना। एक्टिविटी को समझा रहा हूँ, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो एग्जाम में, तो तुम लोग देख सकते हो, कुछ याद करो या ना करो, इस इमेज को अच्छे से याद कर लेना जो कि एक्टिविटी का इमेज है। अगर तुम लोगों को कुछ नहीं भी आएगा तो तुम लोग जो भी चीजें देख रहे हो ना सबसे पहले लिख देना है। अगर पूछा जाए कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ वन एक्टिविटी, तो तुम लोगों को जो बताऊंगा उसे लिख देना है। सबसे पहले तुम लोग देख सकते हो कि एक प्लास्टिक मग में वाटर लिया गया, नीचे से रबर बैंड की हेल्प से एनोड एंड कैथोड के एक रॉड को इम्बेड कर दिया गया ऊपर पानी में, एंड टेस्ट ट्यूब की हेल्प से तुम लोगों का उसे ढक दिया गया है। उसमें तुम लोगों का 6 वोल्ट का बैटरी को ज्वाइन कर दिया गया इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए।
गए हैं। तुम्हारे एक्टिविटी 1.7 में क्या क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? क्या तुम्हारा जो गैस कलेक्ट हुआ दोनों टेस्ट ट्यूब में जो स्क्रीन पे दिख रहा है क्या वो लोग सेम है? तो तुम लोगों को सिंपल आंसर लिख देना है, नो रेशियोज आर नॉट सेम। ऐसा क्यों? द रेशियो इज 2:1। as from the reaction we can see hydrogen has 2 atom and oxygen has 1 atom। तुम्हारे स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा एक रिएक्शन जिसमें देख सकते हो कि 2H2O that is water को इलेक्ट्रिसिटी में डिकम्पोज कर रही है। तो तुम्हारा 2H2 that is हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड हाइड्रोजन में तुम लोग देख सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए 2:1 में तुम्हारा रेशियो को बांटा गया है। एंड जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो वहां पे हाइड्रोजन गैस ज्यादा होगा, यानी कि वो टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस का मात्रा ज्यादा होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया? टेस्ट दिस गैसेस वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर देम। यानी कि एक कैंडल ले लेना है एंड जो गैसेस तुम लोग देख सकते हो जो जनरेट हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद उसे कैंडल के पास ले जाना है। केस 1 में तुम लोग क्या देखोगे कि तुम्हारा जो कैंडल है वो पॉप साउंड निकालते हुए बुझ जाएगा। केस 2 में क्या देखोगे? सेकंड टेस्ट ट्यूब को तुम लोग पास ले जाओगे तो तुम्हारा जो कैंडल है और तेजी से बर्न करने लगेगा एंड उसका जो फ्लेम है वो ब्लू कलर में हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब? तुम लोगों को पूछा जा रहा है कि कैसे पता करोगे कि कौन से टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस प्रेजेंट है। तो तुम लोगों को याद रखना है कि जो भी टेस्ट ट्यूब में पॉप साउंड का तुम लोगों का हुआ, आवाज निकला एंड कैंडल बुझ गया तो तुम लोगों का वो है हाइड्रोजन गैस। एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब जहाँ पे ऑक्सीजन है उसे तुम लोग पास ले जाओगे, तुम्हारा जो कैंडल का फ्लेम है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा और ज्यादा बढ़ जाएगा कैंडल का फ्लेम। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है तुम्हारे फायर को, इसलिए तुम्हारा ये रीजन लिख सकते हो। समझ के एक्टिविटी 1.7 इजी था। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तरफ, जो कि तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यार तुम्हारी स्क्रीन में फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन आ गया होगा। सिंपल वे से अपने लैंग्वेज में समझाता हूँ कि ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एज अ कैटलिस्ट एज अ एक्सटर्नल सप्लाई हम लोग देते हैं लाइट को, वहां पे तुम लोगों का होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ गए? तुम्हारा एक्टिविटी 1.8 तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है जो कि है तुम्हारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ लेते हैं। 2 ग्राम तुम लोगों को सिल्वर क्लोराइड तुम लोगों को एक चाइना डिस्क या कह सकते हो प्लेट में लेने बोल रहा है एंड फिर उसे धूप में सनलाइट में रखने बोल रहा है। तुम लोगों को पूछा जा रहा है कि आखिर तुम लोग क्या कलर में चेंजेस देख सकते हो सिल्वर क्लोराइड का कुछ टाइम बाद। तो देख लेते हैं, रिएक्शन की हेल्प से तुम लोगों को एक्टिविटी भी समझ आ जाएगा। तो तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड जो कि तुम्हारे 2AgCl है वो तुम्हारा व्हाइट कलर का था एंड जैसे ही लाइट पड़ा कुछ देर तो तुम्हारा जो कन्वर्ट हुआ वो बना तुम्हारा 2Ag यानी कि सिल्वर में कन्वर्ट हुआ और Cl2 यानी कि क्लोरीन में कन्वर्ट हुआ। और तुम्हारे जो कलर जो कन्वर्ट हुआ ना वो ग्रेइश व्हाइट और तुम्हारा जो क्लोरीन बना वो येलोइश ग्रीन का बना। तो ये सारे कलर्स को अच्छे से याद रखना। अब तुम्हारे स्क्रीन पे सेकेंड रिएक्शन दिख रहा है इस टॉपिक का जो तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले हम लोगों को बताया गया कि AgBr 2AgBr जो कि सिल्वर ब्रोमाइड है जो कि पेल येलोइश में था, उसे अगर हम लोग लाइट के सामने रखते हैं कुछ देर तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है एंड ये जो कंपाउंड है वो टूट के Ag यानी कि सिल्वर और Br2 यानी कि ब्रोमीन में चेंज हो जाता है, जिसमें Ag सिल्वर कलर का होता है यानी कि ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है एंड तुम्हारा Br2 ब्रोमीन वो तुम्हारा रेड ब्राउन कलर का होता है। कलर्स याद रखना। तो इसी एक्टिविटी के साथ तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से घंटी बजाओ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जो तुम्हारी घंटी बजा के रख देगा कि कितने केयरफुली तुम लोगों ने अभी तक की वीडियो को देखा है। 5 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर कमेंट एरिया में देना, चीटिंग मत करना, इज्जत से ईमानदारी से तुम लोगों को कमेंट्स में आंसर बताना। ठीक है, 5 में से अगर 3 क्वेश्चन का भी आंसर दे देते हो तो इसका मतलब तुम लोगों ने केयरफुली अभी तक के वीडियो को देखा है। एंड अगर 3 क्वेश्चन से कम के आते हैं क्वेश्चन तो यार थोड़ा और ध्यान दे दो, वीडियो आगे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा है कि आखिर मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्यों साफ करते हैं जलाने से पहले। कमेंट में बताना। सबसे पहले टॉपिक को पढ़ा था, याद करो। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हम लोगों का CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड का बेसिक नाम क्या है जो बुक में गिवन था। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा ये है डिकम्पोस्ट ऑफ वेजिटेबल कंपोस्ट यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल कंपोस्ट तुम्हारा कौन सा एनर्जी रिएक्शन के अंडर आता है? क्या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? याद करो, इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था। फोर्थ
रिएक्शन होती है, यानी कि काला धुआं किस रिएक्शन से निकलता है, ये मैंने बोला था मार्क करने, इंपॉर्टेंट है, कमेंट में बताओ। फिफ्थ एंड द लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि ऐसे कौन से रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर जरूर बताना। तो यार अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि काफी इजी टॉपिक है। एंड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच a more reactive element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से धक्के मार के निकाल देता है एंड खुद का अलग से कंपाउंड बना लेता है, उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तुम्हारे स्क्रीन पे रिएक्टिविटी सीरीज दिख रहा होगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर इस टॉपिक के रिएक्शन को समझना चाहते हो तो इसे याद करना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही से तुम लोग आंसर कर पाओगे, तो याद कर लेना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अब देखो होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज एक्टिविटी 1.9 जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है। उसके बाद रिएक्शन को समझना स्टार्ट करेंगे जिससे पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो क्या है एक्टिविटी वो देखो, 3 आयरन नेल को हम लोगों को पहले सैंड पेपर से घिस के साफ कर देना है। उसके बाद 2 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, ए टेस्ट ट्यूब में और बी टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। एंड तुम लोगों को करना क्या है कि बी टेस्ट ट्यूब में 2 आयरन नेल को डिप कर देना है 20 मिनट तक। एंड तुम लोगों को एक टेस्ट ट्यूब को ऐसे नॉर्मली रखना है ऑब्जर्वेशन के लिए, एंड एक आयरन नेल को साइड में रखना है ऑब्जर्वेशन को। 20 मिनट बाद तुम लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, क्वेश्चन पूछ रहा है एक्टिविटी में, तो तुम लोग ये देखोगे कि जो आयरन नेल था वो ब्राउनिश कलर का हो गया, यानी कि वो रिएक्ट करके ब्राउनिश कलर में चेंज हो गया। एंड तुम्हारा जो ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें देख सकते हो कि वो फेड हो चुका है, ब्लू से फेड हो गया। तो ये चीज तुम लोगों को लिख देना है। अगर रिएक्शन की हेल्प से समझे तो तुम्हारी स्क्रीन पे रिएक्शन अब दिख रहा होगा, Fe plus CuSO4 that is copper sulfate react to give FeSO4 that is iron sulfate plus Cu। नहीं समझ आया, अच्छे से समझाता हूँ। तो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो कि तुम लोग देख सकते हो कि जो Fe है वो यानी कि Fe जो तुम्हारा आयरन है वो Cu यानी कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है रिएक्टिविटी सीरीज में। तुम्हारा जो Fe है आयरन है वो Cu को रिप्लेस करके अपना जगह बना लेता है SO4 के साथ, दैट इज FeSO4, और Cu बेचारा अकेला हो जाता है। समझ गए, इजी था। एक नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, CuSO4 दैट इज कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद जिंक, ठीक है। तो जिंक तुम लोग देख सकते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो जिंक जो है Cu को धक्के मार के बाहर निकाल देगा एंड अपना दोस्ती बना लेगा SO4 से, तो ZnSO4 बन गया एंड Cu बेचारा अकेले हो गया। कलर्स तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि कौन कौन सा होता है, CuSO4 ब्लू सॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसके साथ जिंक तुम्हारा सिल्वरी व्हाइट का होता है, जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो एक कलरलेस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है एंड तुम्हारा जो Cu होता है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। समझ गए। नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं जो कि है तुम्हारा Pb plus CuCl2 यानी कि कॉपर क्लोराइड रिएक्ट करता है। तो तुम लोग देख सकते हो कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो Pb है वो ज्यादा रिएक्टिव है Cu से, तो Pb जो है वो Cl2 से कंबाइन कर लेता है, कंपाउंड बना देता है, दैट इज लेड क्लोराइड एंड तुम्हारा जो Cu है वो अकेला हो जाता है। आई होप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। चलो बढ़ते हैं हम लोग वो टॉपिक के तरफ, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक चीज याद करना कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बीच डिफरेंस पूछ सकता है, डेफिनेशन लिख दोगे, एग्जांपल दे दोगे एंड एक दो और मैं डिफरेंस बता दूंगा, उन्हें लिख दोगे तो तुम लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है वो समझते हैं। दोस केमिकल रिएक्शन इन विच केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग आयन टू प्रोड्यूस 2 न्यू मॉलिक्यूल, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जो टेक प्लेस करता है एक्सचेंज ऑफ आयन की हेल्प से, एंड एक्सचेंज ऑफ आयन की हेल्प से 2 नए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, उसे हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल दूं तो तुम्हारा AB plus CD gives AC plus BD। नहीं समझ आया, देखो AB एक कपल है, CD एक कपल है, होता क्या कि AB के बीच में भी लड़ाई हो जाती है, CD के बीच में भी लड़ाई हो जाती है, एंड तुम्हारा जो A है वो C के साथ जाके फिर से यूनाइट हो जाता है एंड वो दोनों एक कपल बन जाते हैं। तुम्हारा जो B है वो D के पास जाके कपल बना लेता है, तो ये दोनों अलग चीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। समझ गए। अगर अच्छे से समझाओ तो तुम्हारी स्क्रीन पे अब एक्टिविटी 1.10
फ्लो आ रहा होगा, इजी एक्टिविटी है, देख लेते हैं। तुम लोगों को आगे जो समझाऊंगा उससे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि बोला है क्या है कि 3 ml को तुम लोगों को सोडियम सल्फेट ले लेना है सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद तुम लोगों को दूसरी टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड ले लेना है एंड दोनों को मिक्स कर देना है। पूछा ये जा रहा है कि तुम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम लोग देख सकते हो कि जैसे हम लोग मिक्स करेंगे दोनों सॉल्यूशन को, तो होगा क्या कि एक व्हाइट सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा जो कि इनसॉल्युबल होगा वाटर के साथ, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। एंड ऐसे रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। मार्क माय वर्ड, ऐसे रिएक्शन जहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। एंड ये पहला प्रेसिपिटेट रिएक्शन जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है ये एग्जांपल है। एग्जाम में पूछा जा सकता है गिव वन एग्जांपल ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो तुम लोगों को जो स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा है उसे लिख देना है, जो कि है तुम्हारा Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद BaCl2 बेरियम क्लोराइड टू गिव BaSO4 प्लस 2 NaCl। ठीक है, तुम्हें नहीं समझ आया होगा अभी रिएक्शन, अच्छे से समझाता हूँ। तुम्हारे स्क्रीन पे टेबल आ रहा होगा, ये जो टेबल है ना इसमें एलिमेंट के चार्जेस गिवन है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। होता क्या है यहाँ पे कि जो पॉजिटिव है ना वो दूसरे नेगेटिव के पास जाके चिपक जाता है एंड तुम्हारा जो इधर का नेगेटिव एलिमेंट है वो दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव एलिमेंट के साथ जाके कंपाउंड बना लेता है। देखो क्लियरली तुम देख सकते हो कि जो Na है वो तुम्हारा पॉजिटिव है, SO4 नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक कंबाइन करके एलिमेंट बनाया कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, Ba तुम्हारा पॉजिटिव है, Cl2 नेगेटिव है। तो हो क्या रहा है कि तुम्हारा SO4 नेगेटिव है, Ba तुम्हारा पॉजिटिव है, दोनों अट्रैक्ट करके एक कंपाउंड बना रहा है दैट इज BaSO4। एंड तुम्हारा जो Na है पॉजिटिव है, Cl2 तुम्हारा नेगेटिव है, तो ये दोनों कंपाउंड एक बना ले रहे हैं दैट इज NaCl। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ले रहा है। आई होप समझ आ गया होगा। तुम्हारे स्क्रीन पे जो चार्ट है उसे अच्छे से याद कर लेना, इससे तुम लोगों को आंसर करने में हेल्प करेगी डबल डिस्प्लेसमेंट को। तो अब चलो हम लोगों का खत्म होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी, बढ़ते हम लोगों को फिफ्थ टॉपिक की तरफ दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। स्टूडेंट यही फंसते हैं, तुम लोगों को अच्छे से सुनना है। एंड यार अभी तक तुम लोग सोच रहे होगे कि इतने सारी चीजें तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, नोट्स कहाँ मिलेगा। तो यार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट फायदा उठा रहे हैं। तुम लोग मिस मत करना, पीछे मत रह जाना।